आज हम बात करने वाले हैं भारतीय इतिहास के एक ऐसे दौर की जो सिर्फ 5 साल का था, 1984 से 1991, लेकिन उथल-पुथल से भरा हुआ था। ये वो दौर था जब देश ने जबरदस्त उम्मीदें देखीं, एक बहुत बड़ा घोटाला देखा और एक ऐसा विदेशी हस्तक्षेप भी देखा जिसका नतीजा बहुत ही खूनी रहा। तो चलिए इस दौर की कहानी को परत दर परत समझते हैं। ये कहानी एक देश के अंदरूनी विद्रोह, एक बहुत बड़े भ्रष्टाचार कांड और एक विनाशकारी जंग को आपस में जोड़ती है। और इन सब के केंद्र में है एक ही राजनेता। हम देखेंगे कि कैसे एक तोप का सौदा एक प्रधानमंत्री की पूरी विरासत और देश की दिशा को हमेशा के लिए बदल कर रख देता है। तो चलिए शुरू करते हैं साल 1984 से। अपनी मां और तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद राजीव गांधी को एक भारी बहुमत के साथ सत्ता मिली। उस वक्त पूरे देश में एक उम्मीद की लहर थी। राजीव गांधी को मिस्टर क्लीन की तरह देखा जा रहा था, एक ऐसा नेता जो भारतीय राजनीति में एक नई और साफ सुथरी शुरुआत करेगा। ये जीत वाकई में ऐतिहासिक थी और इसके साथ उम्मीदों का एक बहुत बड़ा पहाड़ भी था। लेकिन इस भारी जीत के पीछे एक बहुत बड़ी त्रासदी और हिंसा छिपी हुई थी। उनकी मां की हत्या के बाद देश भर में सिख विरोधी दंगे भड़क उठे थे। ये एक ऐसा काला दाग था जो इस चुनावी जीत के साथ ही आया था। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 2732 सिखों की जान गई। यही वो हिंसक विरासत थी जिसका सामना नए प्रधानमंत्री को करना था, और ये एक ऐसी चुनौती थी जिसने उनके पूरे कार्यकाल की दिशा तय कर दी। और यहीं से शुरू होता है उनके कार्यकाल का पहला बड़ा संकट, एक ऐसा घोटाला जिसने उनकी मिस्टर क्लीन की छवि को हमेशा के लिए दागदार कर दिया। ये सौदा था बोफोर्स तोपों का। सोचिए, उस वक्त स्वीडन का ये अब तक का सबसे बड़ा हथियार सौदा था। डील भारतीय सेना के तोपखाने को मॉडर्न बनाने के लिए बहुत जरूरी मानी जा रही थी, लेकिन बहुत जल्द ये भारत के सबसे बड़े राजनीतिक विवाद की वजह बन गई। और फिर 16 अप्रैल 1987 को स्वीडिश रेडियो पर एक खबर आई, और उस खबर ने भारत से लेकर स्वीडन तक सियासी भूचाल ला दिया। आरोप ये थे कि इस सौदे को पक्का करने के लिए बड़ी दलाली दी गई है, और अब मिस्टर क्लीन की सरकार पर भ्रष्टाचार के सीधे सीधे आरोप लग रहे थे। तो आरोप क्या थे? पहला कि करीब 64 करोड़ रुपए की दलाली दी गई थी। दूसरा, ये पैसा सीधे नहीं बल्कि बिचौलियों के जरिए दिया गया, और इनमें से एक मुख्य बिचौलिया ओत्तावियो क्वात्रो गांधी परिवार का करीबी माना जाता था। इन आरोपों ने और फिर इन्हें दबाने की कोशिशों ने राजनीतिक संकट को और भी गहरा कर दिया। और ये बोफोर्स का मामला कोई छोटा मोटा मामला नहीं था। ये 3 दशकों से भी ज्यादा समय तक चलता रहा, एक कभी ना खत्म होने वाली कहानी की तरह। 1986 में डील साइन हुई और 2018 तक ये केस अदालतों में घूमता रहा। ये कानूनी लड़ाइयों और सियासी दांवपेच की एक लंबी गाथा बन गया। एक तरफ बोफोर्स का तूफान था, तो दूसरी तरफ एक और बड़ा संकट दरवाजे पर दस्तक दे रहा था। एक विदेश नीति से जुड़ा फैसला जिसे बाद में भारत का वियतनाम कहा गया। मकसद तो नेक था, श्रीलंका में चल रहे गृहयुद्ध को खत्म करना। इसके लिए एक शांति समझौता हुआ और भारतीय शांति सेना यानी IPKF को वहां भेजा गया। काम था उग्रवादी गुटों से हथियार डलवाना, जिसमें सबसे बड़ा गुट था LTTE। ये एक बहुत हिम्मत भरा कदम था, लेकिन इसके नतीजे बेहद विनाशकारी निकले। देखिए, कागज पर जो शांति मिशन दिख रहा था वो जमीन पर एक बेहद क्रूर जंग में तब्दील हो गया। बहुत जल्दी भारतीय सेना को उसी LTTE से लड़ना पड़ा जिसे कभी वो ट्रेनिंग और सपोर्ट दिया करती थी। और इस जंग की कीमत बहुत भारी थी, 1165। ये उन भारतीय सैनिकों की संख्या है जो इस मिशन में शहीद हुए। ये एक ऐसा युद्ध था जिसके लिए वो तैयार नहीं थे, और इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। और शहीदों के अलावा 3900 सैनिक घायल हुए। हर एक नंबर इस मिशन की विनाशकारी कीमत को और ज्यादा दिखाता है। हर नंबर के पीछे एक कहानी है, एक परिवार है जिस पर इस युद्ध का असर पड़ा। इसे भारत का वियतनाम क्यों कहा गया? क्योंकि ये एक ऐसा युद्ध था जिसमें भारत बुरी तरह सस गया था। ये महंगा था, विवादास्पद था, और बिना किसी साफ जीत के खत्म हुआ, ठीक वैसे ही जैसे वियतनाम में अमेरिका के साथ हुआ था। ये भारतीय विदेश नीति के लिए एक बहुत बड़ा झटका था। तो एक तरफ बोफोर्स का दाग, दूसरी तरफ श्रीलंका का दलदल। इन दोनों का आखिरी राजनीतिक असर क्या हुआ? चलिए देखते हैं। देखिए हुआ क्या। बोफोर्स घोटाले ने सरकार की भ्रष्टाचार विरोधी छवि को पूरी तरह तोड़ दिया। वहीं श्रीलंका के महंगे और अलोकप्रिय मिशन ने वोटरों को सरकार से दूर कर दिया। जब भ्रष्टाचार और विदेश नीति की नाकामी एक साथ मिल जाए तो जनता का भरोसा टूट जाता है, और नतीजा 1989 के आम चुनावों में कांग्रेस पार्टी की हार। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। राजीव गांधी के पद से हटने के बाद भी इस दौर की हिंसा का साया आने वाले कई सालों तक मंडराता रहा।
और फिर आया वो दिन 21 मई 1991 जब राजीव गांधी दोबारा चुनाव के लिए प्रचार कर रहे थे। तब एक LTTE आत्मघाती हमलावर ने उनकी हत्या कर दी। ये बदला था उसी गुट का जिससे लड़ने के लिए IPKF को भेजा गया था। ये कोई आम हत्या नहीं थी, ये सीधा नतीजा थी उस फैसले का जिसके तहत IPKF को श्रीलंका भेजा गया था। विदेश नीति की एक गलती की अंतिम कीमत एक पूर्व प्रधानमंत्री की जान से चुकाई गई। तो आखिर में सवाल यही उठता है कि जब घोटाले और जंग एक साथ होते हैं तो उसकी असली कीमत कौन चुकाता है? क्या वो नेता हैं जो फैसले लेते हैं, वो सैनिक जो लड़ते हैं, या फिर वो आम नागरिक जो राजनीतिक गलतियों और नैतिक नाकामियों का बोझ उठाते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना बहुत जरूरी है।